बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुतालिक। ठीक है, ये आप लोगों का एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। ये लॉ काफ़ी दफ़ा इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपने खूब गौर से सुनना है और अच्छी तरह समझना है। आधा पार्ट तो इसका आपको मैं अपनी लास्ट वीडियो में समझा ही चुकी हूँ। नो बट नाउ लेट्स स्टडी इट एज ए सेपरेट पार्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये 1854 में एक इकोनॉमिस्ट थे एच गॉसन। उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब एल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है: the additional benefit which a person derives from an increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मैं इस पॉइंट पे डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि यही डेफिनेशन आगे टेबल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन टू बी वेरी शॉर्ट इसका मतलब ये है कि एक शख्स जितना ज़्यादा अपनी किसी स्टॉक ऑफ अ थिंग में इजाफ़ा करता है, हर एडिशनल इंक्रीज़ उसको पहले से कम बेनिफिट देती है। ये कैसे, ये हम आगे अभी लॉ में समझ लेंगे। जब कोई भी लॉ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है पेपर में, तो सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, फिर आप उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद आप देते हैं अजम्पशंस। तो वन बाय वन इसकी अजम्पशंस कर लेते हैं। इट्स अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इज़ रैशनल, हिज ओनली टारगेट इज़ टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, ही इज़ नॉट इरैशनल, ही हैज़ अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर, कोई एक्सट्रीम बिहेवियर उसका नहीं है, और उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करे अपनी जो भी आइटम वो ख़रीद रहा है। दूसरा, इसमें ये अज्यूम किया गया है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। ये पॉइंट मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करती। सेकंड, इसमें यह है कि इसमें हमने अज्यूम ही ये कर रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी खामखा ड्रॉप होगी, उसका बिहेवियर डिमिनिशिंग ही है। ठीक है। फोर्थ, इसकी अजम्पशन ये है कि यूटिलिटी एडिटिव है। यूटिलिटी हर यूनिट ऑफ कंजम्पशन की यूटिलिटी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है और तमाम यूटिलिटीज़ को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ये जब टेबल बनेगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ अजम्पशन इसकी ये है कि कंजम्पशन इज़ कंटिन्यूस, यानी कंजम्पशन हम जिस शख्स की किसी भी कमोडिटी की अज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक गिलास पानी अभी पी रहा है तो दूसरा गिलास पानी वो 2 दिन बाद पी रहा है। हम एक ही सिटिंग में इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम इसमें गैप्स, टाइम लैप्स जो है वो हम नहीं कंसिडर करते। कंजम्पशन लगातार हो रही है एक ही गो में, एक ही सिटिंग में। सिक्स्थ, हम अज्यूम करते हैं कि सूटेबल क्वांटिटी इज़ कंज्यूम्ड। अगर मैंने आपको एक गिलास पानी की एग्जांपल दी है तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक सिटिंग में एक ही गिलास पानी पिए। मैं अगर पानी की यूटिलिटी को मेजर करना चाहूँ तो मैं अ सिप ऑफ वाटर भी ले सकती हूँ, मैं अ गैलन ऑफ वाटर भी ले सकती हूँ, अ लीटर ऑफ वाटर भी ले सकती हूँ, अ ग्लास ऑफ वाटर भी ले सकती हूँ। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल एक ग्लास ऑफ वाटर ही है, क्योंकि ना वो क्वांटिटी बहुत बड़ी है ना वो क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो हमने सूटेबल क्वांटिटी को अज्यूम करना है। सेवन्थ इसका है कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर डज़ नॉट चेंज। यहाँ पे इससे मुराद ये है कि आपका जो कंज्यूमर है उसके लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं बदल रहे, उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यूजुअली होता तो ऐसा ही है ना कि हमारे मौसम के मुताबिक, मूड के मुताबिक हमारे लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमारे चीज़ से दिल उकता जाता है, हम दूसरी चीज़ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हम अज्यूम यहाँ ये कर रहे हैं कि कंज्यूमर के कैरेक्टर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लाइक्स डिसलाइक्स उसके चेंज नहीं हो रहे, इंतहाई कंसिस्टेंट है ये बंदा। 8 है कि नो चेंज इन फैशंस और कस्टम्स एट्सेट्रा। बाज़ दफ़ा हमारा किसी चीज़ की तरफ बिहेवियर एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। फ़ैशन चेंज हो जाए तो हमारी पसंद नापसंद भी बदल जाती है, रस्म व रिवाज बदल जाएँ तो हम भी अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये जो इससे पिछला 7th पॉइंट था ये एक उसका ज़ाती फैक्टर था, इंटरनल फैक्टर था। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स का जिक्र है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी चेंज नहीं हो रहे, दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट। और लास्ट है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। असल में हमारा बिहेवियर हमेशा किसी चीज़ की डिमांड की तरफ उसकी प्राइस की वजह से चेंज हो जाता है,
बहुत दफ़ा हम एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसकी कीमत गिर रही होती है. जस्ट येस्टरडे आई बॉट 2 बेड शीट्स फॉर द रीज़न दैट इट वाज 50% ऑफ. ठीक है, टेक्निकली अगर उसकी प्राइस सेम ही होती तो मैं कभी उसको ना ख़रीदती क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी. और इसी यूटिलिटी की ज़बान में कहूँ तो हर एडिशनल बेडशीट सेम प्राइस में मुझे उसकी यूटिलिटी गिर जाती, लेकिन मैंने उसकी कीमत को कम देखा तो मैंने एडिशनल ले ली. लेकिन हम इस किस्म का बिहेवियर मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जब चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो हमारा बिहेवियर काफ़ी इरेशनल हो जाता है, हम ज़रा एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं. ठीक है, जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती वो प्राइस कम होने की वजह से हम ले लेते हैं. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल एंड द डायग्राम ऑफ दिस. लेट मी चेंज द पेपर. Oh, here it is. Okay, let's repeat this exercise which I did in the previous video. Let's assume a rational consumer is in one go sitting and he is consuming water. So a glass of water is an appropriate quantity to be consumed. So he is going to have 6 glasses of water. पहले ग्लास ने उसको 20 यूटिलिटी दी, दूसरे क्लास ने उसको 32 यूटिलिटी दी, उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ी. ठीक है, थर्ड ग्लास पे भी बढ़ी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 32 से 40 हो गई. फिर फोर्थ क्लास पे उसकी काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो चुकी थी. देखें, ये बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर है जो नंबर्स के थ्रू शो किया जा रहा है. फोर्थ क्लास पे उसकी यूटिलिटी 42 हो गई, फिफ्थ पे 42 ही रही. फिफ्थ क्लास ने उसको कोई उसकी सेटिस्फैक्शन में इजाफा नहीं किया. और सिक्स क्लास पे मे बी ही स्टार्टेड फीलिंग सिक एंड हिज सेटिस्फैक्शन डिक्लाइंड. ओके, सो इट बिकेम 39. अब हर एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर की हम यूटिलिटी फाइंड कर सकते हैं जिसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ क्या था हमारा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे. एग्जिस्टिंग यूटिलिटी को पिछली यूटिलिटी से माइनस करना होता है. इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इट्स गोइंग टू बी 20. ये कैसे फाइंड करेंगे? 32 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज़ 1. सो 32 माइनस 20 इज़ 13. ओ सॉरी 12. 32 माइनस 20 इज़ 12. इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएंगी 8, 2, 2, 0 and the last one is going to be minus 3. Now when we are going to plot the behavior of marginal utility, we can see that it is continuously falling. Okay, so we will take units of glass of water on x-axis, glasses of water, sorry, x-axis, and on y-axis I will take marginal utility. Maximum my marginal utility is going up to 20 and minimum is minus 3, so I think 4, 8, 12, 16, 20 would be enough, and one value is in negative, so I will take minus 4 over here क्योंकि इसमें minus 3 cover हो जाएगा, and this is 0. Now on first glass of water marginal utility was 20. I'll take 1, 2, 3, 4, 5 and 6. First glass of water marginal utility 20. Second glass it fell to, I can also ड्रॉ डॉटेड लाइन्स हेयर, क्योंकि अब मैं इस ग्राफ में टोटल यूटिलिटी ड्रॉ नहीं कर रही, मेरा फोकस मार्जिनल यूटिलिटी पर है. ठीक है, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फोकस चूँकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे है तो सिर्फ इसी का ही ग्राफ बनाया जा रहा है, तो ये ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकेगी आपके ग्राफ में, आप आराम से इस पर डॉट्स लगा सकते हैं. सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 12. थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पर है 8. फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पर है 2. फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पर है 0
और 6th ग्लास ऑफ वाटर पर है तकरीबन -3, तो वो यहाँ से इसके करीब आएगा, समवेयर ओवर हेयर। ओके, सो आई कैन राइट 6 हेयर। इसको अब जब मैं जॉइन कर लूँगी विद फ्री हैंड, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। नंबर्स में देख के भी मुझे पता चल रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी, जितना एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया, हर अपने स्टॉक में इजाफा करते गए, हर एडिशनल स्टॉक से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हुई। यही वजह थी कि मैंने शुरू में आपको वो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की थी। यही उसने कहा था कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। वो जितना उसके पास ऑलरेडी था उसके मुकाबले में अब उसकी यूटिलिटी गिर जाती है। ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब हर लॉ हर सिचुएशन पर हमेशा अप्लाई नहीं होता, हर लॉ की लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, आपसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने पहले बैकग्राउंड दिया, डेफिनेशन दी, अजम्पशंस दी, टेबल दिया, टेबल से ग्राफ बनाया, उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन आपने दी कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास MU हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। अगर आपसे पेपर में मांगा जाए तो आप लिमिटेशंस भी ज़रूर दें। ठीक है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहला हमारा है केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनके हम बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, नशा आवर चीज़ें। ठीक है, अब जैसे आपकी सिगरेट की जिसको आदत हो, गॉड फॉरबिड अगर किसी को अल्कोहल पीने की आदत हो, नशा करने की आदत हो, ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा ये इंटॉक्सिकेंट लेते जाते हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती नहीं है। ठीक है, अब वो बजाय गिरने के आप और भी ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इंटॉक्सिकेंट्स पर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये बात भी है कि दिस थिंग इज़ ओनली ट्रू इनिशियली। A stage comes when a drunkard too starts taking less and less liquor and eventually stops it। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ इंटॉक्सिकेंट्स पे इनिशियल स्टेजेस में अप्लाई नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली फिर इट सेट्स इन, वहाँ पे फिर अप्लाई होना शुरू हो भी जाता है। एक चीज़ की बेहद आप ज़्यादती कर लें तो वो बंदा आखिरकार या उससे बीमार हो जाएगा इंटॉक्सिकेंट से, उस पर ऑटोमेटिकली वो चीज़ बंद ही हो जाएगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट है आपका रेयर कलेक्शंस का। रेयर कलेक्शंस बहुत सी चीज़ों की हो सकती हैं। रेयर कलेक्शंस आपकी स्टैम्प्स की हो सकती हैं, कॉइन्स की हो सकती हैं, पेंटिंग्स की हो सकती हैं, रेयर ज्वेल्स की हो सकती हैं, कार्स की हो सकती हैं। हर वो चीज़ जो दुनिया में बहुत कम क्वांटिटी में है और वो अनोखी है, वो डेफिनेटली रेयर है। ठीक है, आर्ट के नमूने रेयर होते हैं, म्यूज़ियम्स जो आपकी एंटीक आर्टिकल्स होते हैं वो रेयर होते हैं। जिस शख्स को ये चीज़ें कलेक्ट करने की आदत होती है वो एक जुनून होता है। वो जितना ज़्यादा ये चीज़ें कलेक्ट करते जाते हैं उनका ये जुनून और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। वो कभी भी उनकी यूटिलिटी नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, उसमें एक से दूसरे नंबर पे वो चीज़ ले लेंगे। किसी को डायमंड जमा करने का शौक़ है, दूसरे डायमंड पे उसकी टोटल यूटिलिटी गिरेगी नहीं, उसकी यूटिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी उसकी डिक्लाइन नहीं करेगी। अच्छा, तीसरी चीज़ है इसकी एप्लीकेशन टू मनी। अब ये कभी आपने सुना होगा कि कोई बंदा कहे कि मैं ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं कमाने कि हर एडिशनल डॉलर या हर एडिशनल 100 का नोट मुझे पहले से कम यूटिलिटी दे रहा है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा। अब जो बंदा जितना ज़्यादा कमाता है वो उतना ज़्यादा ग्रीडी होता चला जाता है, वो और से और ज़्यादा कमाने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ये लॉ मनी पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, ये और बात है कि जो बहुत रिच लोग होते हैं
उनके लिए पैसे की यूटिलिटी कम हो जाती है, फिर वो उसको कहीं खर्च करने पर घबराते नहीं हैं, या थोड़ा सा अगर कम भी कमाने लगें तो दे डोंट वरी अबाउट इट टू मच। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सम अप करूँ तो मैं यूँ कहूँगी कि दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर मनी। इट इज़ ट्रू दैट मोर मनी the man has, the more greedy he is to get additional units of it. However, the truth is that marginal utility of money declines with richness but never falls to zero. मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है उसकी पैसे के लिए कभी गिरना शुरू हो जाए, हर एडिशनल रुपया उसको थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन दे, लेकिन रुपया इंसान की बेसिक ज़रूरत है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी ज़ीरो पर नहीं जाएगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ये कभी हो सकता है कि कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमाए, अगर यहाँ पर मैं $1000 $2000 और इस तरह लिखूं तो $6000 पर हो सकता है कि वो कहे कि नहीं मेरी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, वो कभी नहीं कहेगा। हो सकता है ही विल केयर लेस फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज़ हैविंग, बट हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल नेवर फॉल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसकी कोई 3 लिमिटेशंस हैं जो आप अपने लॉ में लिख सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.